3 बॉडी प्रॉब्लम सीजन 1 एपिसोड नंबर 7। एक रात विल अपने दोस्त सॉल को DX3906 स्टार दिखाता है। वो उसने जिन के लिए $19.5 मिलियन में खरीदा है। सॉल पूछता है ये स्टार कितनी दूर है, तो पता चलता है ये स्टार कई 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। सॉल कहता है कि जब तक इस स्टार की रोशनी अर्थ पर पहुंचेगी तब तक सैंटी नाम के एलियंस अर्थ पर आ चुके होंगे। विल बोलता है यार ऐसे नेगेटिव कमेंट से इस मूवमेंट को खराब मत कर। फिर विल समझाता है उसने ये स्टार इसलिए चुना क्योंकि ये दूर से ही दिखाई दे जाता है। वो चाहता है जिन आसमान में देखे और कहे ये उसका स्टार है। सॉल बोलता है विल बस जिन को अपनी फीलिंग्स बता दे। तो विल सॉल से वादा करवाता है कि वो जिन को कभी सच नहीं बताएगा, यही कि ये स्टार विल ने खरीदा है। सॉल अंदर आता है, तभी बाहर एक जोर की आवाज होती है। सॉल बाहर आकर देखता है विल बेहोश पड़ा है। जिन वीडियो कॉल पर है। वो सॉल से विल की खैरियत पूछती है। सॉल बताता है वो बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली वो बहुत अच्छा फील कर रहा है, और मजाक में कहता है कि विल अपनी पेन मेडिकेशन की वजह से काफी नशे में है। विल बोलता है डॉक्टर्स को लगता है कि उसे कोई खतरा नहीं है। बाद में सॉल कमरे से बाहर आकर जिन से कहता है कि वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। वहीं जिन को एक डिलीवरी पैकेज मिलता है। इसमें विल के खरीदे स्टार का सर्टिफिकेट है। उसका बॉयफ्रेंड राज उससे पूछता है कि उसके किसी चाहने वाले ने ये गिफ्ट किया है। जिन जवाब देती है किसी के पास इतने ज्यादा पैसे हैं ही नहीं। वो बताती है कि सिर्फ जैक ही था जो काफी अमीर था। जिनके हिसाब से कोई भी सच में किसी स्टार का मालिक नहीं हो सकता। बाद में जिन एक मीटिंग में आती है जहां वेड जिन और दूसरे लोगों को डॉक्टर डेमिकव से मिलवाता है। वेड बताता है डॉक्टर डेमिकव काफी साल से एक्सट्रीम कंडीशंस में चीजों को जिंदा रखने पर रिसर्च कर रहे हैं। जिन और उसकी टीम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, यही कि 1% लाइट स्पीड पे ट्रैवल करते हुए प्रोब को सैंटी फ्लीट तक पहुंचने में 200 साल लगेंगे, लेकिन इतने टाइम में इंसान मर जाता है और उसका जिस्म खराब हो जाता है। डॉक्टर डेमिकव सबको बताते हैं कि उन्होंने मौत और जिंदगी के बीच का हल निकाल लिया है। वो दिखाते हैं कैप्सूल के अंदर एक चिंपैंजी है जो ना तो मरा है और ना ही जिंदा। उसकी ये कंडीशन 1 महीने से ऐसी है। जिन पूछती है ये कितनी देर ऐसा रह सकता है। डॉक्टर जवाब देते हैं जब तक ये रखना चाहें। इसके बाद डॉक्टर डेमिकव बताते हैं कि इनका सैंपल जिसका नाम कोलिया है, उसके सेल्स को ना जमने वाले क्रिप्टो प्रोटेक्टेंट से बदला गया है। फिर उसे -150 डिग्रीज तक कूल किया गया है। इस प्रोसेस के बाद कोलिया का मेटाबॉलिज्म 1000 गुना स्लो हो गया, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। फिर वो कोलिया को जगाते हैं। वो जिन और बाकी लोगों को समझा रहे हैं कि अगर ये कोलिया के लिए काम करता है तो ये इंसान के लिए भी काम करेगा। इस प्रोसेस का एक साइड इफेक्ट है, यही कि पेशेंट को घबराहट होती है और स्टार्टिंग में खाना पच नहीं पाता। बाद में वेड अपने प्लान्स के बारे में बताता है कि वो जल्द से जल्द हाइबरनेशन में जाना चाहता है। उसका प्लान है हर साल 1 हफ्ते के लिए उठना, गलतियां ठीक करना, अपनी माँ से मिलना, नए लोगों को हायर करना, जो काम नहीं कर रहे उन्हें फायर करना, विंबलडन जाना और फिर हाइबरनेशन में रहना। ये ऐसे ही चलता रहेगा 400 सालों तक। उसका सपना है वो सैंटी के आने को विटनेस कर सके और स्टेयरकेस प्रोजेक्ट पर काम करता रहे। दूसरी तरफ ऑगी जिनको बताती है स्पेसशिप को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें नैनो फाइबर की जरूरत होगी। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इन्हें हीट और स्ट्रेस टॉलरेंस को भी ध्यान में रखना होगा और इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि स्पेसशिप फाइबर से कनेक्ट हो। ऑगी जिन से अपने दिल की बात बोलती है कि उसने नैनो फाइबर का काम कुछ अच्छा करने के पर्पस से शुरू किया था, लेकिन इस प्रोसेस में वो गलत साइड पर पहुंच गई। इस बीच विल एक सपना देख रहा है जिसमें वो एक कागज की नाव पर सवार है। ये वैसे ही बोट है जो जिन ने बनाई थी। तभी उसकी बहन उसे उठा देती है। विल का अपनी बहन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है और ये लोग यहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि जो पैसे इनकी माँ ने विल के लिए छोड़े हैं वो इन्हें मिल सके। विल को थोड़ा अफसोस है, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वेड बताता है स्टेयरकेस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें 1000 बॉम्ब्स की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 300 का इंतजाम हो पाया। एक साइंटिस्ट कमेंट करता है कि अगर ये स्पेसशिप की स्पीड जरूरत के मुताबिक बढ़ाना चाहते हैं तो ये उस शिप में 2 किलो से ज्यादा नहीं भेज सकते। इस पर बात होती है कि ये उतना छोटा आदमी कहाँ से लाएंगे। वेड बोलता है इंसान न्यूरॉन से ज्यादा कुछ नहीं, अगर न्यूरॉन जिंदा रहेंगे तो यानी इंसान जिंदा रहेगा। इसके लिए इन्हें किसी का दिमाग खोपड़ी से निकालना होगा। ऑगी पूछती है इसका मतलब ये है कि इन्हें प्रोजेक्ट के लिए किसी को मारना पड़ेगा। इस पर वेड का जवाब है हाँ, और इन्हें किसी ऐसे इंसान का दिमाग स्पेसशिप में भेजना पड़ेगा जो डिसीजंस लेने वाले लोगों को समझता हो। वो सबसे वॉलंटियर बनने के लिए पूछता है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। वेड मानता है कि वो वैसे भी इन्हें नहीं भेजता क्योंकि वो इनके लिए अर्थ पर बहुत कीमती हैं।
इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और रॉकेट साइंस जानता हो, कोई ऐसा जो मरने के लिए तैयार हो और शायद उसका मरना भी बेकार जाए। वेड डिसाइड करता है कि वो विल को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑप्शन देगा। ऑगी इस बात से खुश नहीं है। जिन वादा करती है कि वो विल को ऐसा नहीं करने देगी। वो वेड पर चिल्लाती है कि वो किसी को मजबूर नहीं कर सकता। ऑगी ने डिसाइड किया है कि वो वेड जैसे इंसान के लिए काम नहीं कर सकती। वो जिन को याद दिलाती है कि विल उसकी बात जरूर मानेगा। फिर वो अपनी दोस्त से अलविदा कहकर चली जाती है। इस बीच वेड अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का फैसला करता है और सबको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। फाइनली वो किसी से पूछता है कि क्या वो वॉल फेसर टर्म से वाकिफ हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो इसमें मेहनत और वक्त दोनों लगते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं फुल टाइम यूट्यूब पर ही फोकस करूं। उसके लिए आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे वॉचरोज के होम पेज पर अब ज्वाइन करने का बटन है, मेंबरशिप का ऑप्शन भी है, बस बता रही हो। कहानी में आगे डिटेक्टिव क्लेरेंस अपने बेटे का वीडियो गेम खेल रहे हैं। उसका बेटा कमरे में आता है और अपने डैड को गेम खेलता हुआ देखता है। जब डिटेक्टिव क्लेरेंस का कैरेक्टर गेम में मर जाता है तो रेग कहता है कि वो सिर्फ बटन स्मैश कर रहा था, उसे कुछ दांव सीखने चाहिए। बाद में रेग अपने डैड को बताता है कि वो किस पर काम कर रहा है, एक कंपनी जहां लोग पैसा डालते हैं और सेव करते हैं, जैसे कि पेंशन, ताकि वो या उनके बच्चे मार्स या दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर जी सकें। डिटेक्टिव क्लेरेंस इम्प्रेस तो है, बट उसे इस आइडिया पर डाउट है। इस बीच ऑगी डेनिस परलॉक से मिलती है। वो नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिन चीज़ों के लिए करना चाहता है वो ऑगी की फिलॉसफी से अलग है। वो डिसाइड करती है उसकी इन्वेंशन आम लोगों के काम आनी चाहिए। सो वो अपनी रिसर्च यानी इक्विपमेंट की इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशंस का काम और भी सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सभी कुछ इंटरनेट पर फ्री में अपलोड कर देती है। अब हमें विल को दिखाया जाता है, जिन उससे मिलने आई है। जिनको पता चलता है कि ऑगी भी यहाँ आई थी। वो पूछती है कि क्या ऑगी ने बताया वो कहाँ जा रही है, पर विल कहता है उसे नहीं पता। बाद में जिन विल को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो स्टेयरकेस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने से मना कर दे। विल उससे पूछता है कि क्या उनके पास कोई और इंसान है। जिन बताती है इनके पास कई ऑप्शंस हैं। विल समझ जाता है जिन झूठ बोल रही है। अगर विल इनका साथ नहीं देगा तो प्रोजेक्ट नाकाम हो जाएगा। आखिर में वो जिन को बताता है कि वो उसे हमेशा से रोमांटिकली पसंद करता था। जिन कुछ नहीं कहती, बस रोने लगती है। दूसरी तरफ वेंजे वेरा के रूम में है। वो उसकी चीज़ों को देख रही है। यहाँ एक तस्वीर है जिसमें छोटी वेरा बिल्कुल फॉलोअर जैसी लग रही है। विंजय किसी को कॉल करती है और कहती है कि उसे पता है कि वो उससे मिलना नहीं चाहते, पर उसे कुछ बात करनी है। वो एक कब्रिस्तान पहुंचती है। पता चलता है उसने सॉल को कॉल किया था। सॉल बताता है वेरा को पता था सैंटी को अर्थ पर उसकी माँ वेंजे ने ही बुलाया है। वो ये भी बोलता है कि उन्होंने वेरा को एक माँ के रूप में फेल किया। वेंजे उदासी के साथ कहती है वो बहुत से लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सॉल पूछता है वो इस फैसले के साथ कैसे जीती है। विंजय का जवाब है उसे अब ज्यादा देर तक जीना पड़ेगा ही नहीं। वेंजे सॉल को एक जोक सुनाती है। आइंस्टाइन मर जाता है और स्वर्ग पहुंच जाता है। वहां उसके पास वायलिन होता है और वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपना वायलिन बहुत पसंद है, फिजिक्स से भी ज्यादा, औरतों से भी ज्यादा। वो ये जानने के लिए एक्साइटेड होता है कि स्वर्ग में वो कितना बढ़िया वायलिन बजाएगा। वो अपना वायलिन ट्यून करने लगता है। कुछ फरिश्ते जल्दी ही उसके पास आते हैं और घबरा कर पूछते हैं ये क्या कर रहे हो। आइंस्टाइन कहता है रिलैक्स गाइज, बस बजाने की तैयारी कर रहा हूँ। पता चलता है ईश्वर को सैक्सोफोन बजाना पसंद है। आइंस्टाइन शॉक हो जाता है और वायलिन बजाने का आइडिया छोड़ देता है, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसे म्यूजिक से प्यार है और सच बताएं तो स्वर्ग में करने को ज़्यादा कुछ है भी नहीं। फिर अचानक ऊपर से सैक्सोफोन की धुन आती है। आइंस्टाइन इस गाने को पहचान लेता है। वो सोचता है भाई अब तो मैं भी साथ बजाऊंगा, कमाल की जुगलबंदी होगी। वो खुशी खुशी अपना वायलिन उठाता है और बजाने लगता है। तभी सैक्सोफोन की धुन बंद हो जाती है। भगवान प्रकट होते हैं। वो बिना कुछ बोले आइंस्टाइन के पास आते हैं और सीधा उसे कमर के नीचे लात मारते हैं। आइंस्टाइन को पता चलता है स्वर्ग में भी दर्द होता है। ईश्वर आइंस्टाइन का प्यारा वायलिन उठाते हैं और चकनाचूर कर देते हैं। अब आइंस्टाइन के पास संगीत से भरी इटर्निटी का सपना नहीं है, बल्कि बिना संगीत के कभी ना खत्म होने वाले समय का श्राप है। स्वर्ग अब उसके लिए नर्क बन चुका है। आइंस्टाइन जमीन पर दर्द से तड़पता हुआ पड़ा है। एक एंजल उसके पास आता है, मुस्कुराता है और कहता है हमने कहा था ना, नेवर प्ले विद गॉड। सॉल जो खत्म होने पर हंसता नहीं। विंजय बोलती है ह्यूमर एक पर्सनल चीज़ है, क्योंकि कुछ ऐसे जोक्स होते हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आते। फिर वो जाने का फैसला करती है और सॉल से अलविदा लेती है। साथ ही कहती है कि आई होप तुम्हें मेरे जोक से कोई परेशानी ना हो।
वैसे आपको ये जोक समझ आया या नहीं, या आपको लगता है इसका क्या मतलब है, कमेंट्स में बताइए। खैर, वेड विल से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है। बेसिकली वो स्टेयरवे प्रोजेक्ट पर उसकी रजामंदी लेने आया है। विल डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे इंसानियत के लिए कसम खाने को कहा गया है। उसका कहना है कि वो जिन पर भरोसा करने की कसम खा सकता है, बट इंसानियत के लिए नहीं। ये सुनकर वेड को लग रहा है कि विल स्पेस में जाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो इंसान होकर भी इंसान की तरफ नहीं है। उसे लग रहा है हो सकता है सैंटी इंसानों से बेहतर हो। वहीं जंगल में तातियाना अपनी आरवी में खाने का बंदोबस्त कर रही है। फिर वो टीवी स्टार्ट करती है, वो न्यूज़ सुन रही है। तभी सोफोन की आवाज़ सुनाई देती है। तातियाना एआई से कहती है उसने सुना था सैंटी ने माइक एवंस से बात करना बंद कर दिया था, उससे सारा कनेक्शन खत्म कर लिया था। सोफोन इनकार नहीं करती, पर बोलती है वो उससे बात करते रहेंगे। तातियाना का मानना है कि वो तो सिर्फ एक कीड़ा है। सोफोन बताती है कि वो एक्चुअली उनका हिस्सा है, उन्हें तातियाना की जरूरत है। वहीं विंजय बीजिंग जा रही है। वो ऑफिसर के पास आकर खड़ी हो जाती है। ये वही है जिसे डिटेक्टिव क्लेरेंस ने उस पर नजर रखने के लिए कहा था। उधर डॉक्टर विल को बताती है कि उसे प्रोसीजर के लिए 5 बार अपनी मर्जी बतानी होगी। सवाल इस तरह से बनाए गए हैं जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो। विल इसका जवाब देने के लिए जितना वक्त चाहे ले सकता है। वहीं जिन वेड के साथ है, इनका पहले ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फ्राइडे को लॉन्च होगा। साथ ही स्टेयरकेस बॉम्ब्स कुछ ही हफ्तों में रेडी हो जाएंगे। इसका मतलब है ये अपने वॉलंटियर को सफर पर भेजने के लिए तैयार हैं। वेड पूछता है क्या उसने विल को स्टार के लिए थैंक्स कहा। ये सुनकर जिन हैरान है, उसे पता नहीं था वो स्टार विल ने उसके लिए खरीदा है। हॉस्पिटल में विल और सॉल पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। ये थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। इससे पहले कि विल अपना प्रोसेस शुरू करे, सॉल विल को एक आखिरी बार रोकने की कोशिश करता है। सॉल के आंसू निकल रहे हैं और विल कहता है उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन सॉल, ऑगी, जिन और जैक की वजह से उसे हमेशा लगता था कि यही काफ़ी हैं। कैंसर के हाथों मरने की जगह विल अपनी मर्जी से जाना चाहता है। सॉल बोलता है वो उसे मिस करेगा। विल भी इमोशनल हो गया है। जिन विल को एक आखिरी बार देखने के लिए दौड़ती है, लेकिन पता चलता है वो अब अपने हॉस्पिटल बेड पर नहीं है, यानी वो जा चुका है। इस बीच विल अपने सपने में वापस आ गया है, जहाँ वो पेपर बोट पर है। इसे जिन ने काफ़ी वक्त पहले बनाया था। बारिश हो रही है। विल एक गहरी सांस लेता है। रियलिटी में जिन सॉल को ढूंढ लेती है और देखती है विल का दिमाग कायरोजेनिक चेंबर में डाला जा रहा है। जिन बहुत रो रही है। सॉल उसे गले लगाता है। वहीं विंजय ऑफिसर के साथ है। उसने लिफ्ट ली थी। विंजय उन माउंटेन्स पर आ पहुंची है जहां वो कई साल तक कैद थी, जहां उसने पहली बार सैंटी से कांटेक्ट किया था। वो अपनी जवानी के दिनों को याद करती है, जब उसे पहली बार बेस पर लाया गया था। ये जगह अब खंडर बन चुकी है। उसे तातियाना की आवाज़ सुनाई देती है। विंजय पूछती है कि ऑफिसर कॉलिंस कहाँ है। तातियाना घुमा फिरा कर कहती है उसे मार दिया गया है। तातियाना आखिरी बार विंजय को बताती है सैंटी ने अभी भी सबको नहीं छोड़ा। विंजय तातियाना को गले लगाती है और कहती है उसे अफसोस है, जो काम वो खुद करने वाली थी उसे यहाँ आकर करना पड़ रहा है। तातियाना को लगता है वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि गिरने से मौत बहुत बुरी होगी और दर्दनाक भी, क्योंकि ऐसे में विंजय फौरन नहीं मरेगी। तातियाना सजेस्ट करती है कि वो उसे बेहतर और इजी ऑप्शन दे सकती है। विंजय इस बात का जवाब नहीं देती, बल्कि पूछती है क्या वो एक पल के लिए बैठ सकती है। वो तातियाना से कहती है जब वो उसकी उम्र की थी तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी। वो तातियाना से पूछती है क्या वो इस जगह से एक आखिरी बार डूबते सूरज को देख सकती है। तातियाना विंजय की आखिरी ख्वाहिश एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ खत्म होता है ये एपिसोड। कैसा लगा कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अगर आप वॉचरोज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में Amazon का एक लिंक दिया हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए अगर आप उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो वॉचरोज को इससे डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। बाय।